जी, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और उसमें जो सोल्यूशन आया था उसके से मैंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। पहले तो ये कि जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड होता है वो नॉर्मल कॉस्टिंग का पार्ट है। तो नॉर्मल मीन्स कि एवरेज कॉस्टिंग। नॉर्मल एक्चुअली टर्म है। यहाँ नॉर्मल से मुराद एक्चुअल कॉस्टिंग और नॉर्मल कॉस्टिंग में डिफरेंस ये है कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है उसकी बेस पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, तो वो एक्चुअल कॉस्टिंग है। लेकिन अगर उसी कॉस्टिंग में हम फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेटेड ले लें तो उसे हम नॉर्मल कॉस्टिंग कहते हैं। एस्टिमेटेड इसलिए लेना होता है कि जो आपकी कॉस्ट है वो नॉर्मलाइज हो जाए। और मैंने एग्जांपल भी आपको बताई थी कि किसी मंथ में प्रोडक्शन कम होती है, किसी मंथ में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और इस वेरिएशन ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्ट यूनिट की जो कॉस्ट है वो अप एंड डाउन होती है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, एवरेज करने के लिए हम एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं। और एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कैसे होता है, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड का एक चैप्टर करवाया भी था और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो लास्ट जो हमने जॉब ऑर्डर का क्वेश्चन किया था, बेशक वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं था, मैंने कर दिया था, मगर किसी ने मेरे साथ शेयर नहीं किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जिसमें किसी ने इनकम स्टेटमेंट रॉन्ग बना लिया था। तो उसमें जो मेरे पास सोल्यूशन आया था उसमें यही मुझे मिस्टेक नजर आई थी, और वो हमने आपस में करेक्ट भी कर ली थी कि नॉर्मल कॉस्टिंग से क्या मुराद है और एक्चुअल कॉस्टिंग से क्या मुराद है। नॉर्मल कॉस्टिंग में हमेशा हम क्या करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेटेड लेते हैं, जबकि एक्चुअल कॉस्टिंग में हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ले लेते हैं। तो जब आप फैक्ट्री ओवरहेड को आइदर एक्चुअल ले लें तो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आइदर प्रोडक्ट की कॉस्ट बन जाते हैं या पीरियड कॉस्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड की, तो देन एक्चुअल और एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड में एक डिफरेंस आ जाता है। वो भी आपका खर्चा है, या तो खर्चा आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है या खर्चा कम रिकॉर्ड कर लिया है। इन बोथ कंडीशन, जब इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाने जाते हैं तो बैलेंस शीट से पहले पहले ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज को क्लोज हो जाना चाहिए। ये हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था। इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ रिलेट जरूर रखिएगा, क्योंकि मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होती है। मैंने आपसे कहा था कॉस्ट अकाउंटिंग इज सब सेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब क्लोजिंग करनी होती है तो जो भी अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है उसको हम नॉर्मली क्लोज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, अनटिल के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अगर कभी स्पेशल केसेस होते हैं, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, मैंने देखा था पेपर में आगे आया भी है, कि जहां पर आपकी एस्टिमेशन रॉन्ग हो और वैल्यूज वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो फिर चूंकि वो एस्टिमेशन जो आप करते हैं फैक्ट्री अप्लाइड वर्क इन प्रोसेस का भी पार्ट होता है, फिनिश गुड्स का भी पार्ट होता है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी पार्ट होता है। तो उसको हम तीनों में एडजस्ट करते हैं, जैसे मैंने करना आपको पहले सिखाया भी था और वो सोल्यूशन में आया भी मेरे पास, जिन्होंने भी शेयर किया था। बट वो रेगुलर केस नहीं है। नॉर्मल कोर्स में हमेशा हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ एडजस्ट करेंगे। तो मैं ये फॉर्मेट यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ, वो जो उसमें लिखा था प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बी रिक्वायरमेंट में, उस रेफरेंस से हम बात करेंगे कि हमेशा जब आप इनकम स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं, इनिशियली हम लेते हैं सेल्स में, और उसके बाद आपकी हेडिंग होती है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड इसमें आप लेते हैं फिनिश्ड गुड्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फिनिश्ड गुड्स, आप या आदत डालिएगा अपनी कि पेपर के पॉइंट से पूरा लिखिएगा फिनिश्ड गुड बिगनिंग। फिर हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये आता है फिनिश्ड गुड्स एवी अवेलेबल फॉर सेल, देन लेस करते हैं इसमें से फिनिश्ड गुड्स एंडिंग। तो आपका आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मल। याद रखिएगा, नॉर्मल का वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर आपने नॉर्मल कॉस्टिंग की हुई है, यानी आपका कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में आपने फैक्ट्री और अप्लाइड लिया था, तो इसका जो आंसर होता है, चलिए कोई वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं ऐसे ही।
अपनी तरफ से ये वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन का अब जब आप उस क्वेश्चन को रिप्रोड्यूस करेंगे तो देख लीजिएगा इसी तरह से होगा। फिनिश गुड्स बिगिनिंग फॉर एग्जांपल 50,000 है, देन कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अवेलेबल फॉर सेल आ गया आपका 12,50,000, लेस करेंगे इसमें से एंडिंग इन्वेंटरी, ये आपका कास्ट ऑफ गुड्स नॉर्मल है। नॉर्मल ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने लिया है कौन सा, नॉर्मल कॉस्टिंग वाला। देन आप इसमें से लेस या ऐड कर देते हैं ओवर और अंडर अप्लाइड, FOH जो भी वैल्यू है, लेट से यहाँ अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड, तो लेस कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स कि ओवर अप्लाइड है तो क्या होगा, लेस होगा, अंडर अप्लाइड है तो ऐड होगा। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा वो एक्चुअल होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल, एंड देन जो आपका आंसर है इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। और बाकी आपको पता ही है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो चेंज जो आई इसमें वो सिर्फ ये वाला पार्ट था। वो जो आपका क्वेश्चन 2000 जो भी ईयर था मुझे याद नहीं अभी, तो उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जब रिप्रोड्यूस करेंगे आप तो इस तरह से बनेगा इनकम स्टेटमेंट। देन नेट इनकम आ गई, तो अब नेट इनकम जो उस क्वेश्चन में की हुई है और आपकी जो नेट इनकम है उसमें डिफरेंस आ रहा होगा। और जो डिफरेंस की रीजन है, मेन रीजन तो ये है कि आपने तमाम आइटम्स को एक्सपेंस आउट कर दिया, एक्सपेंसेस पे लिखा। मैं सर्च ही कर लेता हूँ पेपर अगर नजर आ जाए सामने कौन सा सर 2018 का है क्वेश्चन नंबर 5, 2018 क्वेश्चन 5। ओके थैंक यू। सर मैंने ही आपको सेंड किया था सर, आप बस इसमें सर पोर्शन नंबर 3 देख लीजिएगा सर, ये 3 कहना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है हमको। रिक्वायरमेंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं? जी सर 3। ओके सर रिक्वायरमेंट 3 नहीं, उसने ऊपर एक पॉइंट दिए मैं 1 2 3 थर्ड अच्छा पॉइंट देखिए। ओके ओके ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने इस डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ आपके जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, देन रॉ मटेरियल परचेज्ड, एंड वो तमाम डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे उसने चार्ज कर दिए इनकम स्टेटमेंट में। तो वो जो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग थी या मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट था वो सारा इग्नोर हो गया। कैसे इग्नोर हो गया, हमने पढ़ा था थ्योरी में, अगर पहले लेक्चर को आप थोड़ा सा देखें कि वो आइटम्स जो एंडिंग इन्वेंट्री का पार्ट है, एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स एंडिंग, सारा तो सेल नहीं हुआ ना, तो जो सेल नहीं हुआ वो अगले साल ट्रांसफर हो गया। तो जब वो अगले साल ट्रांसफर होगा तो बहुत सारी कॉस्ट जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री का पार्ट है, तो वो एक्चुअली नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस होने चाहिए, इस साल के एक्सपेंसेस नहीं है, इसीलिए ये इनकम स्टेटमेंट रॉन्ग है। आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। Factory overhead is applied at the rate of 5 per machine hour. The total machine hours to 26,400 during the year. Factory overhead variance is charged to cost of goods sold. अच्छा ठीक है, ओके आप सही कह रहे थे। इसमें मैंने कहा था ना स्पेशल केसेस में वो बता रहा होता है कि जो अंडर और ओवर है वो तीनों में ऐड होगा। तो अभी जो मैंने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ एडजस्ट किया है, तो आप इसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नहीं ऐड करेंगे, एडजस्ट करेंगे, बल्कि इसे आप एडजस्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग तीनों से करेंगे। तो अब आपने जो भी कॉस्ट ऑफ, आपने सही किया था, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था एक्चुअली बेटा, तो मैंने जब भी याद रखिए जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा उस वक्त तक हम सारा का सारा जो अंडर या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है वो सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ एडजस्ट होगा।
लेकिन यहाँ पर इन्होंने एडजस्ट किया है तीनों के साथ। तो अगर आपको याद हो, मैंने जो फैक्ट्री ओवरहेड के क्वेश्चंस करवाए थे उसमें एक सी एग्जाम्पल करवाई थी जी। एक्चुअल का जी मतलब जितना हुआ, ये मरियम का क्वेश्चन था, एक्चुअल का मतलब जितना आपका खर्चा हुआ एक्चुअल। तो अब जी सर, और आपने जो एग्जाम्पल कराई थी सर वही देख के मैंने की थी, क्योंकि वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। जी जी बिल्कुल वैसे ही करना था। मैं उसको भी बता देता हूँ। ये केस क्या है, ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करें तो हमेशा इस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो 90% क्वेश्चन बन के मैंने कहने चाहिए कि 99% जो क्वेश्चंस मैंने देखे, CSS सेट की बात कर रहा हूँ, ICMA के या जो भी है, तो वो उसमें नहीं लिखा होता और वो हमेशा एडजस्ट होते हैं किसके साथ, जैसे मैंने किया था। लेकिन इसी को अगर हम देखें तो आपके पास तीन आइटम्स हैं। एक है फिनिश्ड गुड्स एंडिंग, ये मैं कुछ फिगर अपनी तरफ से जिम कर लूंगा, प्रोसेस समझ लीजिएगा। फिनिश्ड गुड्स एंडिंग है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी इनपुट होता है आपका प्रोडक्शन के लिए, जो भी इनपुट होता है, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम फोकस कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड का इनपुट होता है वर्क इन प्रोसेस में। तो अगर वर्क इन प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड को आपने अप्लाई किया तो वो वर्क इन प्रोसेस से ही फिनिश गुड्स बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में भी फैक्ट्री ओवरहेड का इम्पैक्ट मौजूद है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में भी मौजूद है, एंड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी मौजूद है। देन वो जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उसमें से वो फिनिश गुड्स बिगिनिंग भी मौजूद थी एंड एंडिंग भी मौजूद है। कास्ट ऑफ गुड्स इससे मिलाकर हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें भी इम्पैक्ट मौजूद है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड का, एंड फिनिश गुड्स एंडिंग में भी। बिगिनिंग तो पास्ट है हमारा, इस वक्त हमारे हाथ में इन हैंड जो स्टोर में मौजूद है वो एंडिंग इन्वेंटरीज है। तो अगर ये फिनिश गुड्स एंडिंग, जैसे मैंने यहाँ बताया था 50,000, मैं न्यू वैल्यूज को ले लेता हूँ 50,000, एंड वर्क इन प्रोसेस एंडिंग मैं ऐसी अज्यूम कर रहा हूँ 45,000, एंड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉट कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस माइनस होकर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट हो गया। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1210,000 लिया हुआ है, हम इन तीनों का टोटल कर लेंगे, सम का आ गया। अब ये तो 10,000 मैंने लिया है, इस 10,000 को मैं प्लस या माइनस सिर्फ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं करूंगा, बल्कि तीनों में कर देंगे। यहाँ मैंने क्योंकि माइनस किया है तो मैं दिखा देता हूँ। इसका प्रोसेस ये होता है कि हम लेते हैं 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, डिवाइड कर देंगे 13050, बिल्कुल ऐसे जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये रेशियोज है, समझ लीजिए। ये आ गया 383, यही प्रोसेस हम करते चले जाएं। अच्छा मैंने क्या लिया यहाँ पर, ओके एच डॉलर कमीना पैदा है पोर्टल है नविया। और इन सब का टोटल करेंगे तो 10,000 हो गया। तो अब क्या हुआ कि उस 10,000 में से प्रोपोर्शन कर दिया हमने। 50,000 चूंकि एंडिंग है तो उसमें 383 को एडजस्ट कर लिया, वर्क इन प्रोसेस को 45 से एडजस्ट कर लिया, एंड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 9272 से एडजस्ट कर लिया। तो जो भी अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो नया इनकम स्टेटमेंट बनेगा उसमें से वो प्लस माइनस कर हमें शो करना है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें क्या करना होगा, कितनी अमाउंट एडजस्ट करनी है, जो नया इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे उसमें आप कितनी अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, 9272 10,000 नहीं, ये एडजस्ट होगा 9272। व्हाई? बिकॉज 383 इसमें से फिनिश गुड्स एंडिंग में चला गया, और फिनिश गुड्स एंडिंग इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, यानी अगले साल पर चला गया एक्सपेंस। एंड वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी जो है वो क्या है, बैलेंस शीट आइटम है, जो बच गया वो अगले साल जाएगा। तो चूंकि आपने 10,000 में से 383 और 345 को एडजस्ट कर दिया एंडिंग इन्वेंटरीज में, तो वो बैलेंस शीट में चले गए, एक्सपेंस नहीं रहे। अगले साल एक्सपेंस आउट होगा जब ये आइटम सेल हो जाएंगे या प्रोड्यूस होकर हो जाएगी। इस साल जो सेल हुई है उसमें से 9272 को एडजस्ट किया। नॉर्मल केस में पूरा 10,000 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाना चाहिए। वही स्टेटमेंट यहाँ गिवन है, देखिए
कौन सा बताया था हमने? ये वाला क्लियरली लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस इज चार्ज टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंटरी। तो जब आपने तीनों में चार्ज कर दिया तो जो एंडिंग इन्वेंटरी में चला गया ना वो एक्सपेंस नहीं रहा, वो एसेट बन गया। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर। सर सर रिक्वायर्ड का पार्ट 3C जो है वो भी सर आप बता दें, इसमें हम क्या लिखेंगे? वही मैं बताता कि जो डिफरेंसेस है, मैं आपको यहीं से शो कर रहा था कि जो डिफरेंसेस है वो कौन है बेटा, ये किसका ये खुला हुआ है, और उसको मैं यहाँ से, मेरे पास राइट नहीं होंगे तो मैं देख लेता हूँ फिर भी। खुद ही उन्होंने चेंज कर दिया। देखिए चीज समझिए, ये अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना तो ये और बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा आपको। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड नॉर्मल कॉस्टिंग जो हम वेरिएबल कॉस्टिंग पढ़ते हैं। देखिए जब आप कोई एक्सपेंस प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, तो वो प्रोडक्ट सारी सेल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आपने 20,000 यूनिट बनाए और 20,000 यूनिट पर आपने जो खर्चा किया वो कोई भी कॉस्ट उसमें ऐड की, लेट से 1 लाख की कॉस्ट उसमें थी, तो वो सारे 20,000 सेल नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 15,000 यूनिट सेल हुए तो उस प्रोपोर्शन से आपके एक्सपेंसेस जो थे वो हो गए 15,000 भी चले गए और 5,000 अगले साल ट्रांसफर हो गए, यानी एसेट में ट्रांसफर हो गए। यहाँ क्या हुआ है, डायरेक्ट लेबर सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट में रखी है, लेकिन डायरेक्ट लेबर का कुछ पार्ट कहाँ गया होगा, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में, और कुछ पार्ट मौजूद है फिनिश गुड्स एंडिंग में, यानी एसेट में जाना चाहिए था। तो ये पूरी की पूरी कॉस्ट एक्सपेंस आउट नहीं होनी है। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर एंड आपका आ जाइए नीचे डेप्थ, जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड है और रॉ मटेरियल है, ये सारी कॉस्ट प्रोडक्ट से जो रिलेटेड कॉस्ट है, जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो कॉस्ट है वो कॉस्ट सारी की सारी इसने एक्सपेंस आउट कर दी है, जबकि उसे कहाँ जाना चाहिए था, एसेट में जाना चाहिए था। जो एंडिंग इन्वेंटरीज है, फिनिश गुड्स एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग एंड रॉ मटेरियल एंडिंग। देखिए रॉ मटेरियल परचेज सारा का सारा 248,500 यहीं रखा हुआ है, एक्सपेंस आउट कर दिया। तो जो आपने यूज ही नहीं किया वो तो एसेट है ना आपका, तो इसलिए डिफरेंसेस आ रहे। तो इस तरह से लिखे जाता है इसको। आइडिया आपको आ गया? लिख के मुझे भेज दीजिएगा मैं और उसको। जी सर समझ आ गया, मैं आपको चेक करवा दूंगी। अब वापस आ जाते हैं जॉब ऑर्डर की तरफ, क्योंकि अब हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हुए जा रहे हैं और ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे इसमें जॉब ऑर्डर से ज्यादा प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। कल मैं आपके साथ डेप्रिसिएशन को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने रोक दिया है, टैक्स की क्लासें तो आप भी सामने शुरू कर दी आप लोगों की, तो कुछ फायदा हो गया आप लोगों का। इसको फिलहाल बंद करते हैं, मैं बस पेपर उठा रहा हूँ। ये वाला नहीं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉडर्न गीजर कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट्स, factory overhead costs are applied based on direct labor cost in department A and machine hours in department B. The following information is available. तो बजटेड वैल्यूज भी गिवन है और एक्चुअल आइटम्स की भी गिवन है। तो बजटेड आइटम्स में डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 1,80,000 डिपार्टमेंट ए की एंड 1,65,000 डिपार्टमेंट बी की। मशीन आवर्स है 51,000 डिपार्टमेंट ए, 40,000 डिपार्टमेंट बी एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दोनों डिपार्टमेंट की। ये बजटेड वैल्यूज है, एस्टिमेटेड वैल्यूज है, इनसे हम कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड का रेट। डिपार्टमेंट ए में बेस मशीन आर है और डिपार्टमेंट बी का जो बेस है, सॉरी डिपार्टमेंट बी मशीन आर है और डिपार्टमेंट ए जो है वो लेबर कॉस्ट है। नीचे अब ये तो पूरे साल की जितने भी ये वैल्यूज होती हैं जिससे हम एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअली पूरे साल का एस्टिमेट होता है। पूरे साल में कितने आइटम्स आप प्रोड्यूस करेंगे, उस पर कितना मटेरियल यूज होने वाला है, उसके लिए लेबर क्या होगी, ये सारी हमने बजटेड की हुई होती है। और ये जो फिर उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड को बजट करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में ऑल आइटम्स जो रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड में लॉस भी आ जाते हैं, नॉर्मल लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे के सारे
हम एस्टिमेट करते हैं उसकी बेसिस पे पूरे साल की बेस पर नॉर्मलाइज यानी एवरेज कर लेते हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर आपको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं अलग, जनवरी में कुछ ऑर्डर मिले होंगे, कुछ फरवरी में ऑर्डर मिलेंगे, और उन ऑर्डर्स को हम पार्ट्स में, यानी पार्ट्स से मुराद टोटल प्रोडक्शन के पार्ट्स हो गए। अगर आपने पूरे साल में लेट से 50 ऑर्डर्स कंप्लीट किए तो हर ऑर्डर की कॉस्ट अलग हो रही है, और वो 50 ऑर्डर्स का टोटल एस्टिमेट हमारे पास मौजूद है ऊपर। तो उसमें से जो एक्चुअल है वो जॉब नंबर 10 का डाटा दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है 10,000 ए डिपार्टमेंट में और 16,000 बी डिपार्टमेंट में। देन डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दोनों डिपार्टमेंट की हुई है, मशीन आवर्स दोनों डिपार्टमेंट की गिवन है। देन कंप्यूट द फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर डिपार्टमेंट ए and compute the factory overhead rate for department B. Then what is the total overhead cost for job number 10? And if job number 10 consists of 50 units of product, what is the unit cost of this job? सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करना है ए रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट ए में बेस है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है आपकी डिपार्टमेंट ए के लिए which is 1,80,000। तो सबसे पहले ए रिक्वायरमेंट FOH एप्लीकेशन रेट फॉर डिपार्टमेंट ए, एंड फार्मूला अगर आपको याद हो FOH एप्लीकेशन रेट का फार्मूला है आपका एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेस, और यहाँ बेस है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आप अपने पास भी पेपर खोल के रखेंगे तो आसान हो जाएगा। 180,000 डिवाइडेड 225 और 180, 225 और 180, 225 डिवाइड बाय 180। चलिए पूरा ऐसे ही हो गया। चलिए 225 डिवाइड बाय 180 इक्वल्स टू 225 डिवाइड बाय 180। या इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट कर लूंगा, परसेंट 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये मैंने 225 और 180 इतना तो अब आप समझते ही होंगे। अगर 2,25,000 और 1,80,000 लिखो तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना जिसको भी कंफ्यूजन है वो पूरी वैल्यू लिख ले। देन फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, आप में से जो भी मुझे शेयर करते हैं ना मटेरियल, तो अगर उसके साथ साथ अपना रेफरेंस भी देते हैं, नाम वगैरह, नाम या आईडी जो भी है, नाम लिख दिया करें तो आसान होता है। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ भी पेपर हो रहे हैं इंडस्ट में, तो स्टूडेंट्स भी वो एक ही कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट 4-5 बैचेस पढ़ रहे हैं, और अचानक कोई पूछता है कि ये क्या है, तो मुझे पता ही नहीं होता कि कौन सी क्लास के लिए पूछा जा रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ए की जगह बी लिख देंगे, डिपार्टमेंट बी। यहाँ पर आपकी जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। और आई होप कि आज ना कंप्यूटर स्लो चल रहा होगा, ना आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, बिकॉज आज मैं अपने दूसरे कंप्यूटर पर जो आई सीरीज के कंप्यूटर पर बैठा हूँ। तो फिर एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड पर लेंगे मशीन आवर्स। और उसके लिए हमारे पास जो डाटा है बी डिपार्टमेंट का, मशीन आवर्स 40,000 है और ये 180,000 है। तो 180 डिवाइड बाई 40, डिवाइड बाई 40, आंसर इज 4.5 पर मशीन आवर। ये 125% जो है वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब आ जाइए, अगली रिक्वायरमेंट ये थी, बी हो गया। सी में लिखा था व्हाट इज द टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 10। इसके लिए आपको जो बेस है उसको ध्यान में रखना होगा। सी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर जॉब
नंबर 10, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अब डिपार्टमेंट ए की जो बेस थी वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी, और डिपार्टमेंट ए की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के हिसाब से जो एक्चुअल इस जॉब नंबर 10 में लेबर कॉस्ट आई है वो 11,000 है। 11,000, तो हम लेंगे 11,000 मल्टीप्लाई बाय 125%, जस्ट 13,725। अब ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने यूं लिखा है, आप ऐसे डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी इस हेडिंग लगा सकते हैं जो आपको बेटर लगे, मगर इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ज्यादा बेटर लग रहा है। देन आ जाइए सेकंड में, आपकी बेस है मशीन आवर्स। तो इसमें जो मशीन आवर्स यूज किया हमने 3,000 यूज किया, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4.50, the total is 27,250 is the factory overhead applied for this job. No, D requirement में कि if job 10 job number 10 consists of 50 units of product, what is the unit cost? तो यूनिट कॉस्ट के लिए आपको टोटल कॉस्ट मालूम होनी चाहिए जॉब की। जब तक टोटल कॉस्ट नहीं आएगी उस वक्त तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाला कंसेप्ट है, उस पैटर्न में नहीं बना रहे होते, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी एंड टोटल एलिमेंट्स हैं आपके पास, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड OH अप्लाइड। यहां से हम डाटा कॉपी कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल है 10 and 16, 10,000 16,000, टोटल आ गया आपका 17,000। देन डायरेक्ट लेबर है हमारे पास 11 and 14, ये 10 था, 11,000 14,000। फैक्ट्री और अप्लाइड आपने कैलकुलेट किया 13,750 13,500, ये आपके पास सम आ गया। देन मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये भी टोटल कर ले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए थे 50 थे, और आपको कैलकुलेट करना है यूनिट कॉस्ट। देन यूनिट कॉस्ट के लिए आपकी कैलकुलेशन है 78250 डिवाइड बाय 50, दिस डिवाइड बाय 50, ये आ गया आपके यूनिट कॉस्ट। तो अगर आपको एक दफा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री और अप्लाइड ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं तो तमाम क्वेश्चंस हैं उसमें शुरू से लेके एंड तक यही आ रहा होता है, अलग से कोई नई बात इसमें नहीं होती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ये फाइल में एक्सेल वाली ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी जॉब ऑर्डर है, बी में भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। चीफ मैन्युफैक्चरिंग इज अ स्मॉल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर
using machine hours at the single indirect cost rate to allocate manufacturing overhead cost to the various jobs contracted during the year. देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, सम टाइम प्लांट वाइज होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट होता है डिपेंड्स ऑन कंपनीज पॉलिसी। एक यूनिफॉर्म रेट तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, तमाम प्लांट्स के लिए तो हम प्लांट वाइड कहते हैं, ओवरऑल कहते हैं। प्लांट वाइड अलग अलग भी हो सकता है, जैसे भी हमने देखा डिपार्टमेंट ए का अलग था, डिपार्टमेंट बी का अलग था, अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ इन्होंने कहा कि सिंगल इनडायरेक्ट कॉस्ट रेट है, मशीन आवर्स को हम यूज करते हैं। द फॉलोइंग एस्टिमेट्स, अगेन हमें एस्टिमेट चाहिए था, आर प्रोवाइडेड फॉर द कमिंग ईयर फॉर द कंपनी एंड फॉर द समरसेट हाई स्कूल साइंस ओलंपिक जैकेट जॉब। यानी आपके सामने एक तो कंपनी का, यानी कंपनी का मतलब ओवरऑल सारा डाटा मौजूद है, और फिर उसमें जो आपने काम अभी कंप्लीट किया है या करने जा रहे हैं उसका डाटा अलग दिया हुआ है, और उसको नाम दिया इन्होंने समरसेट हाई स्कूल जॉब। जिसका जॉब नंबर था, यहाँ जॉब नंबर की जगह इसको नाम दे दिया उन्होंने। तो जो डाटा गिवन है वो आपके सामने है। डायरेक्ट मटेरियल 25,000, मैन्युफैक्चरिंग लेबर 5,000, ये पूरे साल या पूरा बजटेड डेटा है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20,000, मशीन आवर्स है 40,000। जबकि इस पर्टिकुलर जॉब में 600 का मटेरियल, 200 लेबर एंड 800 मशीन आवर्स यूज हुए। तो फॉर चीफ मैन्युफैक्चरिंग डिटरमाइन द एनुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेशन रेट। जो लिखा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू द समरसेट हाई स्कूल। तो डिटरमाइन द एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट डिफरेंस ये है कि वहां दो डिपार्टमेंट थे, यहाँ टोटल ओवरऑल है। ये अब कर रहे हैं क्वेश्चन 5 है 2020 का, तो ये मैं इस पर लिख दूंगा जब आपके साथ फाइल शेयर हो। पेपर है आपके पास 2020 और क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले ए किया आपने, नाउ हमारे स्टूडेंट की फाइल भी दी गई, बजाय इसके कि हम डिस्कस करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। तो डिस्कस जितना करना होगा हमने कर लिया, जैसे प्रोसेस में डिस्कस करूंगा फिर सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। तो यहाँ भी जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग, ए बी सी डी, ये तो हो गया सॉरी, ए बी एंड सी। तो फर्स्ट पहले ए, एंड ए रिक्वायरमेंट वही है। ए पर क्वेश्चन नंबर बी है, देन रिक्वायरमेंट ए फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, और यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं है, नाम लिख सकते हैं जिस इदारे का है। उसी तरह से मशीन आवर्स है, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। अब हम देख लेते हैं, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास 20,000 और मशीन आवर्स है 40,000, तो 2/4 मैं लिख देता हूँ, कभी कोई कंफ्यूज है। 2/4 लिख दूं या 20,000 और 40,000 बादी की पर मशीन आवर पढ़ेंगे। एंड अब इसका बी रिक्वायरमेंट था, और बी रिक्वायरमेंट में मैं हर दफा सोच रहा था कि पेपर के प्रिंट निकाल के रखूं, तो मुझे बार बार आगे पीछे नहीं होना होगा, लेकिन आपके पास भी ये पेपर या तो प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए, मोबाइल पे अपने ओपन किया हुआ। देन डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू यानी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए 800 मशीन आवर्स हैं। FOH अप्लाइड फॉर जॉब, वो आप वो जो जॉब भी होती है नंबर दिया हो या नाम लिखा हो तो वो लिख देते हैं पूरा, उसी तरह से लिख दीजिएगा।
100 मल्टीप्लाई बाय 0.50, ये आ गया 400। सी में गिवन है 600 और 200, डिटरमाइन करना है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हेडिंग ये है समरसेट हाई स्कूल जॉब। टोटल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, हेडिंग डाल लीजिएगा डायरेक्ट मटेरियल। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट लेबर एंड FOH अप्लाइड 600, 200, 600, 200 एंड 400। तो अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करें तो हम हर दफा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही बना रहे हैं। और डिफरेंस ये है कि उसको जब शुरू में बनाया था तो वो पूरे साल का एक कंबाइंड था, यहाँ हम ऑर्डर वाइज जॉब वाइज देख रहे हैं। ये भी हो गया एंड ये प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये हम अभी देखेंगे बाद में। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग का सवाल है, ये भी आगे पढ़ना है। यहाँ पर मैं इसको पढ़ लेता हूँ फिर देख लेते हैं। बिग माइंड कॉर्पोरेशन वाज रिसेंटली फॉर्म्ड टू प्रोड्यूस अ सेमीकंडक्टर चिप दैट फॉर्म्स एन essential part of the personal computer manufactured by a major corporation. The direct materials are added. अच्छा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है एक्चुअली। Added at the start of the production process, while consumer costs are added uniformly throughout the production process. प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये याद रखिएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग जॉब ऑर्डर भी प्रोसेस कॉस्ट में हो सकती है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब है कि एक प्रोसेस से कंप्लीट होकर दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तो वो जो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी पढ़ा था हमने, वो भी जस्ट लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग है। लेकिन जब प्रोसेस कॉस्टिंग का अलग सवाल आता है प्रोसेस के हवाले से, तो उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है और उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एंड ये जो बी पार्ट है इसका, वो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है, शायद मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले आपसे। जी सर। ठीक है, इसमें हमें बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है। अब हमें आगे अभी 2 सवाल किए, फिर अप्लाइड कितना हुआ है और फिर अंडर और अप्लाइड कितना है वो बताना है। अगेन प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोडक्शन कॉस्ट वर्कशीट बनानी है। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट बनती है तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। एंड ये वेरिएंस एनालिसिस है, ये भी हमें पढ़ना है आगे चलकर इस पेपर में फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 5 बजटिंग है, बजट से आएगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, cost of goods manufactured है required prepare schedule of cost of goods manufactured and cost of goods sold and an income statement। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करना है, मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है ना इसको। जी क्या कहते हैं? सर आप समझा दें, मैं घर पे करूंगी, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट कल पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का क्या ख्याल है भाई? बाकी भी थोड़ा सा फोकस करें, ये ना हो कि हमें और सरिशी पढ़ते रहे। Valinka company provided the following account balances for the year ended December 31st. All materials are used in production as direct material. Selling expenses part of income statement. Purchase of raw material given है cost of goods manufactured के लिए। Direct labor calculate करना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। Administrative expenses is a part of income statement. Manufacturing overhead applied to work in process. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड किया है आपने 3,40,000 अप्लाइड दिया हुआ है, देखिएगा इसका मतलब है नॉर्मल कॉस्टिंग है। टोटल एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट 3,50,000। फिर आपको बिगिनिंग और एंडिंग दी हुई है।
रॉ मटेरियल की बिगिनिंग और एंडिंग दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग हमें नहीं मालूम, एंडिंग गिवन है, फिनिश गुड्स की बिगिनिंग गिवन है, एंडिंग नहीं मालूम है। द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द year वर्क 6,75,000। द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल टोटल 7,20,000। द अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल 6,65,000। अनएडजस्टेड का मतलब है कि इसमें अभी हमने अंडर या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस या माइनस नहीं किया, क्योंकि हमने अभी शुरू में डिस्कस भी किया था मैंने आपसे कि जो अंडर या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होता है वो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ एडजस्ट होता है। द कंपनीज ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड ओवरहेड इज क्लोज्ड इंटायरली टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसने पॉलिसी लिख दी है, नहीं भी लिखी हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही जाना है, अंटिल के उसमें तीनों बता दे कि तीनों में जाएगा। अब कहता है प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एन इनकम स्टेटमेंट। हिंट इसने दिया है, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का शेड्यूल बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है और फिर उससे आप बनाएंगे। अब आप देखिए कि अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं तो क्या सेल दी हुई है आपको? इनकम स्टेटमेंट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पार्ट बनेगा सीधे। जब सेल है सवाल में, क्वेश्चन में देखिए कहीं पर नहीं सर, सेल नहीं है। दी हुई है बेटा, दी हुई है, दी हुई है सॉरी। द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है 6,75,000। द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है 7 लाख। अच्छा अवेलेबल फॉर सेल है 7 लाख, प्रॉफिट लिखा है, अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया। नेट ऑपरेटिंग इनकम, अच्छा ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर कुछ मिसिंग फिगर है, इसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, सेल्स लेनी है जो नहीं दी हुई है, लिखते हैं हम फिर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर हम हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, देन आप लिखते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेडिंग है, सेल्स आपको गिवन नहीं है, जो जो आइटम गिवन है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस इसी तरह से दिया हुआ है, देख लेते हैं एक दफा। यहाँ पर आपको सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए, ठीक है। इस सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है, दिस टोटल टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये टोटल यहाँ आ जाता है और इसके बाद ये माइनस होकर ये जो आंसर आता है आपका, इट इज नेट इनकम। नेट इनकम मैंने एक डिजाइन का फॉर्मेट कर लिया, अब जो जो वैल्यूज इसमें गिवन है वो हम डालते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसने लिखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आपकी 35,000, तो ये आ गया यहाँ पर 35,000। अब आ जाइए सेलिंग एक्सपेंसेस 2,15,000, 2,15,000, 2,15,000, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,60,000, और इसका जो सम है 3,75,000 माइनस करने थे 35,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, इसमें से ये माइनस करके ये बचा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा आपका 3,75,000 प्लस 35,000, 4,10,000 में से 3,75,000 को माइनस करेंगे तो ये आ गया। ये आप देख रहे हैं कैसे आ रहा है आंसर, रिवर्स जा रहा हूं मैं, 4,10,000। इसके बाद आपको नीचे दिया हुआ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल,
अवेलेबल फॉर सेल जो है वो 7,20,000 एंड अनएडजस्टेड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,65,000 है। 6,65,000 अनएडजस्टेड कास्ट ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो 6,65,000 को अगर आप यहाँ रख दें 6,65,000 तो सेल कितनी होगी? प्लस 65 प्लस जी, कुछ आइडिया हो रहा है आपको? चूंकि जी सर क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक है। अब अंडर अप्लाइड चूंकि इन्होंने कहा कि हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट करते हैं, तो वो अभी आप यहाँ पर कर सकते थे कि एडजस्ट ये वाला जो फिगर था कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अनएडजस्टेड था, यहीं पर इसकी इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? मैन्युफैक्चरिंग वर्ड अप्लाइड किया था 340, एक्चुअल है 350, तो इसको भी हम यहीं पर एडजस्ट कर लें अगर, तो और आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ये आ गया, इसको हम यहाँ रखते हैं 665, इसमें ऐड करेंगे इसको मैं लिखता हूँ अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट अंडर अप्लाइड FOH 10,000, 340 और 350 का डिफरेंस है, चेंज आ गया है, जब पॉलिसी दी हुई थी अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब 670 1085 में से 675 माइनस किया, ये आ गया 4,10,000 एंड 4,10,000 से आपने एक्सपेंसेस माइनस की थी, नेट इनकम गिवन थी, इसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे फिनिश्ड गुड्स बिगिनिंग दी हुई होती है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेस करते हैं आप इसमें से, ये आ जाता है फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, देन हम लेस करते हैं फिनिश्ड गुड्स एंडिंग। अब आपके पास अनएडजस्टेड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था, तो ये आता है फिर आपका आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अनएडजस्टेड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था आपका 665,000, ये तो आपका आंसर था। बाकी वैल्यूज में आप देखिए फिनिश्ड गुड्स की बिगिनिंग दी हुई है 30,000, बिगिनिंग 30,000 एंड अब आ जाइए नीचे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल है 720, अवेलेबल कितना है 720, ये आ गया अवेलेबल फॉर सेल। अब दोनों के बीच में वैल्यूज निकालना क्या मसला है? एंडिंग कितनी होगी? ये कैसे निकाली, मैं वही लिख देता हूँ 7,20,000 माइनस 6 लाख, यानी 7,20,000 में से क्या माइनस हुआ कि 6,65,000 आ गया। इसी तरह से ये भी पॉइंट आपका आ गया, यहाँ कितना होना चाहिए 6,90,000, क्या किया आपने 7,20,000 में से माइनस कर दिया 30,000। ये वैल्यूज आपकी कैलकुलेट होती चली जा रही हैं। अब आपके पास आ गया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहां से हमने आपको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है, याद रखिएगा, इसका हमें जरूरत है
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यूज कर लिया आपने, एंड अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने यूज कर लिया, इनकम को हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पर सिर्फ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो पार्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। उसका भी अगर मैं फॉर्मेट लिखना शुरू करूं तो रॉ मटेरियल बिगिनिंग परचेजेस, आंसर होता है अवेलेबल फॉर सेल। फिर हम रॉ मटेरियल एंडिंग लेते हैं तो आपका आ जाता है रॉ मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन FOH अप्लाइड। इनका टोटल कहलाता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देन आप वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग को ऐड करते हैं तो टोटल वर्क इन प्रोसेस आता है। फिर हम वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आया था। इस फॉर्मेट को अगर आप याद रखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपका आपने कैलकुलेट किया है 6,90,000। इसी तरह से आप देखिए वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग नहीं दी हुई है, एंडिंग दी हुई है। एंडिंग है 33,000। अब यहां पर क्या होगा, एंडिंग माइनस होती है ना, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, लेस। बिगिनिंग ऐड होती है, एंडिंग लेस होती है, तो यहां पर क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या किया हमने 6,90,000 में प्लस कर दिया 33,000, इस जगह पहुंच गया। टोटल वर्किंग प्रोसेस मैं यहाँ मिस कर गया, टोटल मैन्युफैक्चरिंग डबल, एक लाइन डबल हो गई, यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद आना था, बट ये आना था यहाँ पर ऐड। अगर आप देखें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ यहाँ पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 6,75,000, 6,75,000। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 6,75,000। लाइन यहाँ नहीं थी, यहाँ पर नहीं आई। अब बिगिनिंग क्या होनी चाहिए, 675 में क्या ऐड करेंगे वो 7,20,000 हो जाए। इसको माइनस कर लिया मैंने, कैसे 723 माइनस 6,75,000, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई है। चलते जाएंगे, शुरू से शुरू करते हैं। परचेज एट 260 में फिट करते जा रहा हूँ, 2,60,000, जो जो आइटम में पढ़ता जाऊंगा तरतीब से रखता जा रहा हूँ। इसके बाद दिया हुआ था डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन मार्क है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड 3,40,000। इसके बाद आपके पास राउंडेड 50 और 40, 50,000 एंड 40,000। ये 50,000 है, ये 40,000 है। अब लेबर कितना होगा, 6,75,000 टोटल है। इसमें से 270 का मटेरियल माइनस कर दिया एंड 3,40,000 का आंसर आ रहा है 675 माइनस 270 माइनस 340, लेबर आ गई 65,000।
इस तरह से इसको सॉल्व करना था, जो मिसिंग फिगर थी इस तरह से कैलकुलेट हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको साथ साथ बता दूं कि सम टाइम ये भी होता है, जैसे कि यहाँ लेबर पे क्वेश्चन मार्क था, तो सम टाइम लिखा होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो और आपको अप्लाइड गिवन है तो इससे रिवर्स जाकर भी लेबर कैलकुलेट होती है। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट, ये सवाल से हट करे, डायरेक्ट लेबर आपको नहीं दी हुई है, क्वेश्चन मार्क है, बट लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर, लेट्स से 80,000। तो डायरेक्ट लेबर कितनी होगी जरा बताएं कैलकुलेट। अच्छा सॉरी मरियम, मैं देख लेता हूँ, ओवर अप्लाइड आप कह रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है। देखिए मैन्युफैक्चर ओवरहेड अप्लाई 340 किया है और एक्चुअल जो है वो 350 है, तो अंडर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड नहीं है। देख लीजिए, मैंने अब देखा नहीं था, चैट अभी देखिए। एक्चुअल ओवरहेड है 3,50,000, जबकि अप्लाई किया 340, तो आपने अंडर अप्लाई किया, ओवर अप्लाई नहीं है। एक्सपेंसेस कम हुए थे, प्रोडक्शन हो गया, एक्सपेंसेस अप्लाई किया तो अंडर अप्लाई किया ना, हाँ सही है। खर्चे ज्यादा हुए, अप्लाई कम किया तो अंडर अप्लाई। क्लियर है? अप्लाई ज्यादा करते हैं तो ओवर अप्लाई होता है, अप्लाई कम करते हैं तो अंडर अप्लाई होता है। अब मेरा क्वेश्चन था कि इसका आंसर बताएं। ये एग्जांपल इसलिए दी कि क्वेश्चन में इस तरह भी आ सकता है, तो आपको रेडी रहना चाहिए। सर 96,000। 96,000। अच्छा एक चीज याद रखिए कि फैक्ट्री ओवरहेड इज 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर हमेशा इस केस में जब 120% 100% से ज्यादा अगर अप्लाई कर हुआ है तो हमेशा कम होगी ना, रिवर्स जाइए ना। डायरेक्ट लेबर का 120% फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है, तो अगर 120% 80,000 है तो उसका 100% 80 से कम होगा या ज्यादा होगा? सर 80 से कम होगा। सही है ना? तो क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट लेबर 80,000 डिवाइडेड बाय 120%। रिवर्स जा रहे हो ना बेटा, रिवर्स जा रहे हैं। नॉर्मल में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स जाएंगे तो उस क्या कर देंगे वापस। ये अगर आपको याद हो, मैंने जब लास्ट एक क्लास में मार्कअप और ग्रॉस प्रॉफिट वाले कैलकुलेशंस भेजी थी, वही कंसेप्ट है यहाँ भी, डिवाइड बाय 1.2। डायरेक्ट लेबर इज 67,667, वैल्यू ऐसी रखी थी, राउंड नहीं आया। अब अगर आप 667 को मल्टीप्लाई करेंगे 120% से, तो देख लीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 80,000। चलिए और आसान इसको कर लेते हैं, मैं इसको 1,20,000 ले लेता हूँ ताकि वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया है 1,20,000 जो कि 120% है डायरेक्ट लेबर का, तो लेबर क्या होगी 1 लाख। अगर ये परसेंटेज कम होती ना, ये 90% 80% इस तरह से होता, तो फिर लेबर ज्यादा होती, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कम होता। ये ध्यान में रखिएगा। ये कैलकुलेशन का ताल्लुक सिर्फ कॉस्ट से नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हम परसेंट में बात करते हैं, हम सेल को 100, तो जो आइटम 100, आपको अगर प्रोपोर्शन हमने कभी मैथ में पढ़ते हैं मीन और एक्सट्रीम, वो वाला ले लें, यूनिट मेथड ले लें कि 100 बुक्स आती हैं 2,000 रुपीज की, तो 1 बुक कितनी जाएगी, तो सारे वही कंसेप्ट हैं। यानी अगर आपकी सेल्स, तो हम 100% ले रहे हैं मिसाल के तौर पर,
और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80% है और ये 20% है। तो अब वैल्यू क्या गिवन है, दोनों तीन हमारे पास वेरिएबल है, सेल्स COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। जरूरी नहीं होता कि यही नाम हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सेल अगर आपको पता है, मिसाल के तौर पर सेल है, छोटी ले लेते हैं 50,000, तो बड़ा आसान है, 50,000 का 80% ये आ जाएगा, 50,000 का 20% ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दिस 50,000 मल्टीप्लाई बाय दिस। ये तो बड़ा आसान कैलकुलेशन है ना, सीधी सीधी। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू नहीं गिवन है, या पहले क्या वैल्यू तुम यार देख लो 40, ये वैल्यू गिवन है, तो हमेशा जो वैल्यू गिवन होती है हम देखते हैं कि उसकी अपनी परसेंट क्या है। जो वैल्यू गिवन होती है, इसको नोट करिएगा अच्छी तरह, जो वैल्यू गिवन होती है उसके परसेंट से डिवाइड करते हैं हमेशा, और जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर मुझे सेल कैलकुलेट करनी है तो मैं लिखूंगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। क्योंकि 40,000 80% के बराबर है, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 40,000 को मैं 80 से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह से अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 40,000 को मैं इसी वैल्यू से 40,000 को डिवाइड करूंगा मैं, 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 से, डिवाइड करेंगे 80 से। तो जिस जो भी वैल्यू है जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं या सीधा जा रहे हैं, वो हमेशा डिवीजन में जाता है। तो जहां हमें सेल दी हुई होती है, जैसे कि इस केस में सेल है, तो अगर सेल गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, 80% निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर सेल गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100। आया नीचे? क्योंकि सेल गिवन होती है तो हम 100 से उसको डिवाइड करते हैं। तो जो वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड करें और जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करें, हमेशा कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। इसीलिए वो जो मार्क, ये कौन सा रेट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड है। समटाइम क्या होता है, कॉस्ट को 100% लेते हैं। तो अगर कॉस्ट को आप ले रहे हैं 100%, परसेंट यहां से कॉपी कर लो ताकि मुझे फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। तो अगर कॉस्ट 100% है और मार्कअप 20% है, तो सेल को हमेशा 120 लिया जाएगा, याद रखिएगा। तो यही फर्क है ग्रॉस प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में सेल 100% होती है और मार्कअप मेथड में कॉस्ट 100% होती है। और ये सिर्फ मार्कअप और सेल पर फिट नहीं होता, ये हर जगह ये कंसेप्ट आता है। तो यहाँ भी जब भी आपको कोई वैल्यू गिवन हो, अगर कॉस्ट गिवन है तो कैसे निकलेगा, सेल गिवन है तो कैसे निकलेगा, तो हमेशा डिवाइड, जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है और जो गिवन है उससे डिवाइड करना है, याद रखिए। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सर आई होप जी। सर आपने लास्ट टाइम हमें क्वेश्चन दिया था, गुड कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%। जी जी, तो यही मैच कर रहा हूँ सर, तो आप इसका भी जवाब बता दें, 80,000 का क्या होगा? गुड्स कॉस्टिंग ना लिख लेते हैं सर, गुड कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड एट अ ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20%। एट, वही मैं बता रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20%। ग्रॉस प्रॉफिट का जो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये वाला, यानी ये कंडीशन है। अगर और आपको क्वेश्चन में सेल गिवन नहीं है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, सेल गिवन नहीं है ना, कॉस्ट मालूम है हमें, सेल गिवन नहीं है। कॉस्ट कितनी बताई थी सवाल में, 80,000। जी सर, 80,000। अच्छा, मैंने यहाँ मिस कर दिया, कॉस्टिंग 80,000। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो और क्लियर हो गया। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट 20% है तो सेल कितने परसेंट होगी? सर 100% होगी। 100% होगी, वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट में हमेशा सेल 100% होती है यार।
अब आपको ना तो सेल पता है 100%, ना आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता है, लेकिन आपको कॉस्ट तो पता है ना, कॉस्ट कितने परसेंट है? सर 80%। 80% है। तो मुझे कॉस्ट पता है, कॉस्ट की अमाउंट भी पता है और कॉस्ट की परसेंट पता है, यही मैं समझाने की कोशिश करता है। अगर आपको कॉस्ट पता हो और कॉस्ट की परसेंटेज पता है, तो जिसकी परसेंटेज गिवन होती है उसको डिवाइड करते हैं। यानी मैं क्या करूंगा, 80,000 को डिवाइड करूंगा किससे, 80 से, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मुझे सेल निकालनी है, सेल 100% होती है, तो मैं कह रहा हूं 100/80। और इन अदर वर्ड्स डिवाइडेड बाय 0.8। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना, ये जब 100/80 कर रहा हूं तो 80/100 80% होता है, तो जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो पूरे से डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 80,000 डिवाइडेड बाय 80%। तो जब इसको ओपन करते हैं मैथ वाले रूल में, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 नीचे आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। याद है, 80% का मतलब 80/100 है ना, जी सर। है ना। और जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 100 ऊपर चला जाता है, 80 नीचे आ जाता है। तो मैंने ये डायरेक्ट लिखा है। क्लियर है या नहीं है? सर इसी का आपने एक और हमें दिया था होमवर्क के लिए सर, गुड कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड एट अ मार्कअप। जी जी, मैं इसी को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, ये बात निकल आई है तो एट अ मार्कअप ऑफ मार्कअप रेट ऑफ 20% ही ले, सही है, 20% ही लिखा था ना। जी सर 20 था। अब मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, सही है। मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, याद रखें, मार्कअप में कॉस्ट 100% है। तो अब मैं सेल कैलकुलेट कर दूं, सेल कितने परसेंट होगी, 120%। अब वही बात आ गई, उसी तरह से 80,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो सेल आ जाएगी। और अगर मैं 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देख लीजिए, ठीक है सर, समझ गया सर। समझ गए। क्योंकि यहाँ मेरे मार्कअप कॉस्ट पे होता है और कॉस्ट 100% है, तो सीधा कैलकुलेशन है 80,000 का 20% ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अगर सेल निकालना चाहूँ तो 20 की जगह 120% ले लूंगा, तो 20% प्लस 100% मिलाकर 120%। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग है, एंड ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले कर चुके हैं। इसका बी में क्या क्वेश्चन है, टोटल फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट कटिंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। अच्छा, ये सर्विस डिपार्टमेंट की काउंटिंग है। आपका जो कॉस्ट का डाटा है वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल। ये लेबर भी आ गया इसमें। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल है, इसका बी जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। The Cambridge company uses job order costing. At the beginning of December, two jobs were in process. जॉब नंबर 369, जॉब नंबर 372। याद रखिए कि वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो एक ही अकाउंट होता है। तो जब कंट्रोल अकाउंट की बात करते हैं तो अगर बेशक 50 ऑर्डर है
और तो 50 ऑर्डर को अलग अलग हम कॉस्ट शीट बना रहे होते, लेकिन ओवरऑल वो है वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स ही। तो यहाँ बिगिनिंग इन्वेंट्री में 2 जॉब्स हैं। 369 में मटेरियल, लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री वर्क दिया हुआ है, एंड जॉब नंबर 372 में मटेरियल, लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री वर्क दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग कितना है, तो चूंकि दोनों जॉब्स जो है वो इन प्रोसेस में है, इन प्रोसेस है, तो इनका सबका टोटल मिला कर ले तो वो टोटल वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? यानी अगर मैं बात करूँ 369 जॉब की, तो इसका टोटल है 45,000, और जॉब 370 का टोटल है 14,500। इन पूरी सारी कॉस्ट को अगर टोटल कर लें तो टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग है। इज दैट क्लियर? किस बेस पे कह रहा हूँ? मैंने कहा कि 2 जॉब्स वर इन प्रोसेस, ये प्रोसेस में है, तो अगर जॉब्स प्रोसेस में है तो ये सारी जो कॉस्ट है ये वर्क इन प्रोसेस है। फिर लिखा देयर वाज नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन December 1st। बिगिनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की नील है। ड्यूरिंग द मंथ जॉब नंबर 73, 74, 75, 76, 78 एंड 79 वर स्टार्टेड। ये जॉब्स आपने स्टार्ट की, यानी आपका बिगिनिंग इन्वेंट्री 369 और 372 थी। फर्दर ये ऑर्डर्स आपको मिले और इस पर आपने काम करना शुरू कर दिया। 73, 74, 75, 76, 78, 79 मटेरियल रिक्विजिशन फॉर दिसंबर टोटल। अब इन्होंने जॉब नंबर तो बेशक बहुत सारे दिए हुए, लेकिन क्वेश्चन में कलेक्टिव डाटा दिया हुआ है, यानी आप जॉब इंडिविजुअल जॉब्स वाइज इसको ब्रेकअप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मटेरियल रिक्विजिशन फॉर दिसंबर टोटल 1,30,000 है, इसका ब्रेकअप नहीं है कि किस जॉब में कितना मटेरियल यूज हुआ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1 लाख, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 1,60,000। फैक्ट्री ओवरहेड is applied at a rate of 150% of direct labor cost. 150%. The only job still in process at the end is 379. 379 जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोसेस की। इसका मतलब है कि जॉब नंबर 69, 72, 3, 4 ये सारी की सारी कंप्लीट हो गई, यानी फिनिश गुड्स हो गई। और ये जो जॉब 379 है इसकी कॉस्ट इन्होंने बता दिया 14,000 मटेरियल है, 9,000 लेबर है एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड शामिल है। अब आपने कितनी जॉब्स कंप्लीट कर ली ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल जॉब्स 79 को छोड़कर सारी जॉब्स जो है वो फिनिश हो गई हैं, और उन फिनिश में से 76 जो है वो फिनिश गुड्स की एंडिंग है। इसका मतलब बाकी सारा आपने भेज दिया, 69 को भी भेज दिया, 72 को भी भेज दिया, 73, 74, 75, 78 ये सारे सेल हो गए, सिर्फ 76 एंडिंग में, जिसकी टोटल कॉस्ट दी हुई है 20,000। ये क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ इन्होंने इसमें जॉब नंबर बहुत सारे डाल दिए। अगर इनकी अलग अलग वर्किंग करवाता तो कैलकुलेशन बनती। ये सिंपली कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जैसा क्वेश्चन है, और उसकी एंडिंग भी दी हुई है इसमें। फिनिश गुड्स की जो जॉब है एंडिंग में वो 20,000 है। अगर यहाँ भी वो 20,000 ना दे, सिर्फ मटेरियल लेबर बता दे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बनाना क्या है? टी अकाउंट बनाना है वर्क इन प्रोसेस का, टी अकाउंट बनाना है फिनिश गुड्स का, टी अकाउंट बनाना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और टी अकाउंट बनाना है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का, और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। 2 अलग अलग टी अकाउंट बनाएंगे। फिर जनरल एंट्रीज करनी है आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और फिर क्लोजिंग करनी है ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं अभी इसको कर लेते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी अपनी तरफ से डिफिकल्टी लेवल आपको समझा रहा हूँ। इसलिए देखिए आपको बता दिया था यहाँ पर कि फैक्ट्री ओवरहेड का रेट 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट है। अगर ये नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और मतलब परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो क्या हम रेट कैलकुलेट कर सकते थे?
इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से हटकर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हो मुश्किल से तो हमें पता हो। यहाँ लिखा है फैक्चुअलिटी इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। यहाँ 150% ना दिया होता, सिर्फ लिखा होता फैक्चुअलिटी अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये 150% का रेट आज कैलकुलेट कर लेते आप। सर अगर वो हमें डायरेक्ट लेबर नहीं देगा और अगर हमें परसेंटेज भी नहीं बताएंगे तो फिर हम कैसे निकालेंगे? हाँ, यही सुनना चाह रहा था। ये पॉलिसी है ना 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि तमाम जॉब्स में, तमाम काम में परसेंटेज तो चेंज नहीं होगी ना, रेशो तो चेंज नहीं होता। तो मेरे पास ये डाटा गिवन है, जॉब नंबर 369 का डाटा ले लीजिए। अगर 369 के डाटा में मुझे लेबर भी पता हो, मटेरियल भी पता हो और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी पता हो, तो रेट नहीं निकल आएगा। अगर मैं 15,000 को 10,000 से डिवाइड कर दूं तो क्या रेट आएगा? कैलकुलेटर चला के देखिए, आ जाएगा। वेरी गुड मरियम। 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 150% हो गया ना। यानी अगर अप्लाइड जी हुआ सर। आपको पता हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि रेट क्या था पीछे। जी इधर आ जी जाइए, जी सर। इधर आ जाइए 3,000 और 4,500। फार्मूला वही है, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड की जगह अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल डायरेक्ट लेबर खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ भी अगर आप 4,500 को 3,000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 150% आ रहा है। इसी तरह से यहाँ इसने एंडिंग में बताया आपको जॉब नंबर 379। अब मुझे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकालना है, तो उसमें उसने मटेरियल बता दिया 14,000, लेबर 9,000 है। 9,000 का 150% फैक्ट्री ओवरहेड होगा, तीनों को प्लस कर लो तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ गया। इसी तरह भी मैं करता हूं तो और समझ में आ जाएगा। ये वाली बात अलग थी, सवाल का हिस्सा नहीं था। इसी तरह से आपको फिनिश गुड्स की एंडिंग दी हुई है 20,000 टोटल कॉस्ट। तो अगर टोटल कॉस्ट दी हुई हो, टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में सिर्फ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हो, तो वी कैन कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। इज इट पॉसिबल? ये है ना, ये टोटल, इसका टोटल ले लें 15, 10 और 20, 45,000 टोटल मालूम है और 15,000 मालूम है ओनली। तो 15,000 को रिवर्स करके लेबर आ जाएगी और टोटल में से दोनों को माइनस कर दे तो मटेरियल आ जाएगा। ये वही कंसेप्ट है सारा। तो अब टी अकाउंट बनाने, टी अकाउंट बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। पहले हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट की बात करते हैं। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बना रहे हैं, WIP। और इसमें हमें चाहिए होता है वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग बैलेंस। बिगिनिंग बैलेंस, तो बिगिनिंग बैलेंस में आपको क्या करना होगा, ये इन सब का टोटल कर लीजिए। कितना बन रहा है ये सब का टोटल? 14,500। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं यहाँ से, अभी चांस अगर हमें, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला ले लेते, छोटा वाला ये आ गया 20,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500, 59,500। क्योंकि टी अकाउंट जैसा बन रहा है तो ये मैं यहाँ एक लाइन ऐसी डाल देता हूँ ताकि आपको याद आए कि ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। देखिए ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को मैं टी फॉर्म में बना रहा हूँ। इसके बाद आप लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। क्रेडिट साइड में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और
एंडिंग इन्वेंटरी। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, क्योंकि वो हेडिंग है, वर्क इन प्रोसेस ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर बिगिनिंग बैलेंस है तो वर्क इन प्रोसेस, समझते हैं बैलेंस बीएफ, तो बिगिनिंग का मतलब बैलेंस बीएफ, एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए बैलेंस बीएफ। अब ये जो मैंने 59,500 कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर से, आप इसकी वर्किंग दिखा सकते हैं, यानी ऊपर वर्किंग और उसमें अमाउंट लिखते जाइए उसका टोटल कर दीजिए, ताकि आपको वो भी बना देते हैं। चलिए ताकि ये है, हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, 2016 का क्वेश्चन नंबर 6B, 2016Q6B। इसमें आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं जॉब वाइज। 369 372 J 369 J 362, and we have direct material, direct labor, FOH, applied, total. बीस 10 15 20,000 10,000 15,000 7 3 4.5 7,000 3,000 4,000 5, यहाँ ले लें टोटल। प्लस 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 मैंने शायद वैल्यू गलत ले लिए, 4,500 कहाँ मिस्टेक हो गई, 20 10 20 10 इस तरह से आप शो कर सकते हैं। देन हम देखेंगे मटेरियल रिक्विजिशन 130 और 1 लाख 1,30,000, एक जीरो क्यों कम लगा रहा हूँ, and factory overhead is 1.150% of direct labor factory overhead applied, यही दिया हुआ। अब आपको चाहिए वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, अगर आपको मालूम हो जाए तो उसकी वर्किंग करेंगे। आप वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकालने के लिए हमें पता है कि जॉब कौन सी वाली है, जॉब नंबर एंडिंग में दिया हुआ है आपको 379, 14 और 9 379 और इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH अप्लाइड गिवन है क्वेश्चन में, डेटा में 2 आइटम गिवन है आपको, 14,000 मटेरियल, 9,000 लेबर, 14 and 9, 14,000 9,000, यहाँ मैं लिख दूँ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये जो रेशियो ये तो चेंज नहीं होने वाला, तो यहाँ भी 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। 9,000 multiply 1.5, the sum is 36,500, ये आ गया आपका 36,500 एंडिंग। अब आपको पता होता है कि ये टोटल और ये टोटल इक्वल होता है, इस टोटल को हमने किया और यही टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ये आपने इसमें से माइनस कर दिया। कैसे निकाला मैंने, 439,500 माइनस कर दिया 36,500,
तो अगर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टाइल में देखें, उसको हमने टी अकाउंट में बना दिया। उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री और अप्लाइड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसमें हम बिगिनिंग को प्लस करते हैं और एंडिंग को माइनस करते हैं, तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। वो हमने टी अकाउंट की फॉर्म में बना दिया। ये रिक्वायरमेंट में उससे कहा था टी अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट वर्क इन प्रोसेस का हो गया। अब इसने कहा फिनिश गुड्स का बनाइए, तो इसी तरह से हम फिनिश गुड्स का बना देंगे। फिनिश गुड्स में हम देखते हैं कि क्या बिगिनिंग और एंडिंग दी हुई है। शुरू से पढ़ते हैं। नो इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स ऑन बिगिनिंग नील है। जो बीएफ है, बैलेंस बीएफ, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं कि यहाँ नील है। नील। जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहां से 4,30,000 ट्रांसफर होकर आया। 4,30,000। इधर ले, इसको भी इधर ले। 4,30,000 कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। बिगिनिंग नील था। एंड आगे ये कहते हैं कि द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड 376 थी, जिसकी कॉस्ट थी 20,000। तो फिनिश गुड्स की एंडिंग आपके पास मौजूद है। बैलेंस सीएफ 20,000। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? गुड्स सोल्ड में पता है कि ये टोटल इक्वल होता है। अगर यहाँ 4,30,000 है तो यहाँ भी 4,30,000 होगा, और 4,10,000 आ गया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 4,30,000 माइनस 4,10,000, यही डिफरेंस था एक्चुअल कॉस्टिंग और नॉर्मल कॉस्टिंग का। जब नॉर्मल कॉस्टिंग होती है तो ये सारे टी अकाउंट बनते हैं, और वो जो प्लस माइनस वाला काम है वो खुद ब खुद हो जाता है। तो अगर आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते तो आप लेते हैं फिनिश गुड्स बिगिनिंग प्लस कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बिगिनिंग प्लस कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो यहाँ बन गया टी अकाउंट से। सर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 403 है, 4,03,000। ये एरर हो गया इधर। बस सर ठीक है, समझ गया। करेक्ट नहीं करें, हम समझ जाएंगे करते हुए। नहीं, मगर ये जब शेयर करता हूँ तो, और ये उसमें भी जाता है ना यूट्यूब पे। जी जी, गलत नहीं जाना चाहिए। थैंक यू, आपने हाईलाइट कर लिया। देखें, 1 0 मेरा मिस हो जाता है। तो ये आ गया 403। अब सही। जज़ाकल्लाह सर। इसके बाद इन्होंने कहा कि आपको टी अकाउंट बनाने का सिर्फ गुड्स सोल्ड का भी हो गया, और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो था वो आपको दिया हुआ इसमें 160। एक टी अकाउंट बना देंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का, उसमें डेबिट में 1,60,000 आ जाएगा। फिर इसने कहा कि एक अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का बनाना है, तो एक अलग टी अकाउंट बनाएंगे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का, उसमें क्रेडिट में आ जाएगा। यही टी अकाउंट में लिख देता हूँ। कॉपी कर लें इसको पहले, फिर चेंज कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल की जो वैल्यू है वो यहाँ गिवन एक्चुअल 160। हो सकता था किसी क्वेश्चन में अलग अलग दिया होता, रेंट इतना है, ये इतना, तो सब उसमें लेते जाते हैं। जिस तरह एंट्री बनती है उसी हिसाब से लेके आते हैं। यहाँ चूंकि समरी अमाउंट दी हुई है तो हमने 1,60,000 ले लिया। 1,60,000। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड तो बताए कितना है, 1,50,000। कंट्रोल भी आ गया, अप्लाइड भी आ गया।
टी अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल एंड अप्लाई। अब ये कहते हैं कि एंट्रीज बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की और क्लोजिंग की, तो वो हम बना देते हैं यहाँ पर। सबसे पहली जो एंट्री है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, हेडिंग में लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की। इसमें हमारी एंट्री होगी फिनिश गुड्स डेबिट। अगर आपको याद हो जॉब ऑर्डर की लास्ट क्लास में मैंने एंट्रियां बनवाई थी, फिनिश्ड गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, कंट्रोल ग्रेड, वो अमाउंट थी 4 लाख, नहीं वर्क इन प्रोसेस 4,03,000, 4,03,000। तो आप देख सकते हैं कि आपने फिनिश गुड्स को डेबिट किया, वर्क इन प्रोसेस क्रिएट किया, ये टी अकाउंट में नजर आ रहा है, ये एंट्री हमने बना दी। दूसरी एंट्री उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रिएट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 3,83,000, 383,383। आप देख सकते हैं आपकी एंट्री क्या है। तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट नहीं बनाया, पूछा था इसने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट नहीं पूछा था, ओके कोई मसला नहीं है। CO कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में बिगिनिंग नहीं होता, फिनिश गुड्स से 383,000। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया 383 से और फिनिश गुड्स को क्रेडिट किया 383। अब इसने कहा ओवर और अंडर अप्लाइड क्लोजिंग, तो यहाँ अब क्या है, ओवर अप्लाइड है अंडर अप्लाइड है, तो आप देख सकते हैं एक्चुअल खर्चा है 1,60,000 का, प्रोडक्शन में आपने चार्ज किया है 1,50,000 को, तो 10,000 आपने अंडर अप्लाई किया हुआ है। क्लोजिंग ऑफ FOH अप्लाइड, इसको क्लोज करने के लिए आपकी एंट्री होगी, क्योंकि अंडर अप्लाइड है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट अंडर अप्लाइड FOH क्रेडिट 10,000। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी क्लोजिंग थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो अब उसी पर कुछ ना कुछ और हो गया था। अब इससे हटकर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से हटकर ये वाले दोनों अकाउंट कैसे क्लोज होते हैं, तो इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं क्लोज करने के लिए 1,50,000 से, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मैंने एक लाइन जान के छोड़िए, कंट्रोल को हम क्रेडिट करते हैं, वो है 1,60,000। अब हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर नहीं है, तो इक्वल करने के लिए मैं 10,000 यहाँ लिखूंगा और ये हो जाएगा अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। ये एंट्री यहाँ पूछी नहीं है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। अब चूंकि आपने अंडर अप्लाइड को डेबिट किया हुआ है, तो क्लोज करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया, और हमने अपनी कॉस्ट बजाय इसके कि हम फिनिश गुड्स को और वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को डिस्टर्ब करें, हमने सारा का सारा डिफरेंस एडजस्ट कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। बेनिफिट इसका क्या है कि जो आपकी नॉर्मल कॉस्टिंग है, वो जो आपका प्लान है, तो ये फिनिश गुड्स एंडिंग एंड वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर,
बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट से नेक्स्ट ईयर बिगनिंग बैलेंस होगा, तो उनका जो रेशियो था 150% वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपने ये 10,000 तीनों में एडजस्ट किया होता, वो जो परसेंटेज 150% है वो चेंज हो जाती। तो जो बिक गया वो बिक गया, उसकी हमें जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन जो हमारे स्टोर में है उसकी रेशियो सेम रहेगी अगर हम सारा का सारा एक्सपेंस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट करें। आई होप कि आज की क्लास ज्यादा यूजफुल रही होगी। थैंक यू सर। ठीक है, कल आप भी क्वेश्चन कोई पूछना तो पूछ लीजिएगा, वरना मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेप्रिसिएशन कल डिस्कस करूंगा। फिर हमारे पेपर्स हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा कि हमारी एक क्लास बजाय 2 के 3 हो जाए। तो उसमें ये एडवांटेज रहेगा कि मैं एक क्लास फाइनेंस की भी टच करूंगा, फाइनेंस की बेस। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अदर देन सैरिश जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा हुआ है पहले या नो हाउ है? क्योंकि हमने कहा कि उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस क्या होता है। एंड जी जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ जो हमारे हेडिंग है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंस है। तो उसमें बिजनेस एंड फाइनेंस है, तो थियोरिटिकल एरिया भी है, हमें उसका प्रैक्टिकल वाला एरिया जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है, तो उसमें टाइम वैल्यू मनी के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कैपिटल बजटिंग है, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे इत्तेफाक से मैंने देखी पेपर्स आपके। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी उसने रेशियोज को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूछा हुआ है, जबकि वैसे हम पढ़ाते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, रेशियोज है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेशियोज में आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रेशियोज मौजूद हैं। इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने कैपिटल बजटिंग का भी सवाल देखा, तो वो सारे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। पेपर बनाने वाला सिलेबस को फॉलो किए बगैर बना देता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही है। होस्ट जो है उनको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से साइन आउट कर रहा हूँ। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो जो क्वेश्चन है फर्दर। ये फाइल मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अल्लाह हाफिज।